हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम गिलास आइनोमर सीमेंट को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, ये सीमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक बहुत ही ध्यान से देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो जीआईसी की डेफिनेशन। तो डेफिनेशन इसकी ये है कि जीआईसी इज़ एन एडहेसिव। एडहेसिव यानी कि ये टूथ स्ट्रक्चर से अच्छे से बॉन्ड कर जाता है। टूथ कलर होता है इसका, टूथ के कलर जैसा होता है। एंड एंटी कैरियोजेनिक डेंटल मटेरियल। ये कौन सी प्रॉपर्टी दिखाता है? एंटी कैरियोजेनिक, यानी कि ये जो फर्दर जो कैरीज होगी उसको ये प्रिवेंट करता है, यानी कि सेकेंडरी कैरीज होने से ये प्रिवेंट करता है। इसे हम गिलास आइनोमर क्यों बोलते हैं? बिकॉज जो इसका पाउडर होता है, दोस्तों मैं हर वीडियो बताता आ रहा हूँ कि सीमेंट में दो कंपोनेंट होते हैं, एक पाउडर और एक लिक्विड। इसमें भी ऐसे ही होगा। तो इसके जो पाउडर वाला कंटेंट है उसमें कंटेन होता है गिलास, और जो इसकी सेटिंग होती है ना, वो इन्वॉल्व करती है आयनिक बॉन्ड। यानी कि जब इसकी जो सेटिंग होगी, हमने टीथ पे लगा दिया, तो टूथ के साथ जो इसके बॉन्ड्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे? आयनिक। इसलिए इसको हम बोलते हैं गिलास आयोनोमर सीमेंट। अब दोस्तों, जीआईसी का एडवांटेज देखो। पहला है, ये केमिकली बॉन्ड करता है टू टूथ स्ट्रक्चर, इसीलिए मिनिमल कैविटी कटिंग नीडेड की ज़रूरत होती है। होता क्या है दोस्तों, जैसे मान लो एक टीथ है, उसमें कैरीज है छोटी सी, है ना। तो जितनी कैरीज है ना, हमें सिर्फ उतना ही टूथ स्ट्रक्चर हटाने की ज़रूरत होती है और वहाँ पे जीआईसी लगा दो, क्योंकि हमको मालूम है कि जीआईसी कैसा है? एडहेसिव। ये टूथ स्ट्रक्चर से मजबूती से जुड़ जाएगा, है ना। हमें ज़्यादा कैविटी कब बनानी पड़ती है? जब हमें मालूम है जो हम लगाने वाले हैं वहाँ पे रेस्टोरेटिव मटेरियल, वो टूथ स्ट्रक्चर से अच्छे से नहीं लगेगा। इसीलिए हम कैविटी थोड़ी बड़ी बनाते हैं, ताकि जब हम उसमें मटेरियल डालें तो वो जल्दी से बाहर ना आए। पर हमको मालूम है कि जीआईसी तो वैसे भी टूथ स्ट्रक्चर से काफ़ी अच्छे से बॉन्ड कर जाएगा, तो इसीलिए जितनी कैरीज है सिर्फ उतनी हटाओ और वहाँ पे जीआईसी लगा दो, तो वो जीआईसी वहाँ से नहीं हटेगा। दोस्तों, ये बिल्कुल इस तरीके से है। एक छोटा सा गड्ढा बनाओ, है ना, और उसमें पत्थर रख दो, तो क्या होगा? वो पत्थर उसमें से जल्दी निकल जाएंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा गड्ढा बना दो और उसमें कुछ पत्थर डाल दो, तो वो पत्थर जल्दी से नहीं निकलेंगे, है ना। तो वैसा ही है, यहाँ पे भी छोटा सा गड्ढा बनाओ और जीआईसी लगा दो, तो जीआईसी वहाँ से नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि उसने उस गड्ढे को, यानी कि जो हमने कैरीज रिमूवल करा है, वहाँ पे उसने बहुत अच्छे से टूथ को पकड़ रखा है। दूसरा है, ये रिलीज करता है फ्लोराइड और इसीलिए हेल्प करता है प्रिवेंट कैरीज। ये बायोकॉम्पेटिबल होता है विद पल्प एंड टिश्यूज, यानी कि ये पल्प और टिश्यूज के लिए इरिटेंट नहीं होता। अब इसके हम यूजेस को देखें, तो क्लास 3 रेस्टोरेशन में, क्लास 3 यानी कि जो हम एंटीरियर में रेस्टोरेशन करते हैं, क्लास 5 एंड सर्वाइकल लीजन्स में। दोस्तों, क्लास 5 कब करना पड़ता है? जैसे इरोजन हो गया, अब्रेजन हो गया, या फिर सर्वाइकल पे कैरीज हो गई, तब, है ना। इन सब में क्या होता है, जो सर्वाइकल एरिया होता है ना, वहाँ पे टूथ स्ट्रक्चर लॉस हो जाता है, तो वहाँ पे जब हमको रेस्टोरेशन करना होता है तो हम वहाँ पे जीआईसी कर सकते हैं। एज अ ल्यूटिंग सीमेंट की तरह यूज़ होता है, यानी किसी रेस्टोरेटिव मटेरियल को टूथ स्ट्रक्चर से जोड़ना है तो हम इसके भी लगा सकते हैं। क्राउन लगाना है तब भी हम जीआईसी को लगा सकते हैं। एज अ बेस और लाइनर अंडर अदर मटेरियल्स। बेस और लाइनर में दोस्तों क्या डिफरेंस होता है? जो लाइनर होता है ये काफ़ी इसकी पतली सी लेयर होती है, जबकि बेस की थोड़ी सी थिक होती है। तो हम जीआईसी को एज अ बेस भी यूज़ कर सकते हैं और एज अ लाइनर भी। फॉर कोर बिल्डअप। अब कोर बिल्डअप का मतलब, जैसे मान लो एक टीथ है ना, वो सड़ चुका है, अब हमें उस पर एक दूसरा क्राउन लगाना है। तो क्राउन लगाने से पहले जो हम उस पर मटेरियल लगाएंगे, उसी उसी को हम बोलते हैं कोर बिल्डअप। तो वहाँ पर हम जीआईसी को भी लगा सकते हैं। समटाइम इसको हम यूज़ कर लेते हैं एज अ फिशर सीलेंट के लिए। अब दोस्तों, इसका क्लासिफिकेशन देखो। क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लास आयोनोमर सीमेंट। दोस्तों, इस वीडियो में जीआईसी के बारे में मैं आपको सारे पॉइंट्स बता दूंगा, सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। होता क्या है, जीआईसी एक थोड़ा बड़ा टॉपिक है। इसके जब भी कोई बताता है किसी वीडियो में या फिर आपने कहीं पढ़ा होगा, तो कुछ पोर्शन कहीं मिलेगा, कुछ पोर्शन कहीं पे, है ना। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें जीआईसी के बारे में बता दूंगा, आपको कहीं पे भी दूसरी चीज़ों को ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो इसका क्लासिफिकेशन देखो। तो इसका हमने दो तरीके से क्लासिफिकेशन किया है। पहला है अकॉर्डिंग टू इंटेंडेड एप्लीकेशन, यानी कि इसका एप्लीकेशन क्या है उसके हिसाब से। तो टाइप 1 है ल्यूटिंग, टाइप 2 में रेस्टोरेटिव। अब रेस्टोरेटिव में भी दो टाइप होते हैं, एक एस्थेटिक और एक रेनफोर्स्ड। रेनफोर्स्ड यानी कि इसको जब हमने हार्ड बना दिया इसकी स्ट्रेंथ को, तो उसी को हम बोलते हैं रेनफोर्स्ड। दोस्तों, मैंने इसकी डिक्शनरी भी बना रखी है ना। जब आप इसको पढ़ रहे होगे सिर्फ, और अगर आपको उस टाइम पे किसी शब्द का मतलब ना आए,
तो ऐसा नहीं कि आप फिर से इस वीडियो को देखो पूरी, इतना टाइम वेस्ट मत करना। उस टाइम पे डिक्शनरी को देखना, आपको इनका मीनिंग मालूम पड़ जाएगा और आप खुद भी उस चीज़ को समझ सकते हो। टाइप 3 लाइनर या फिर बेस। टाइप 4 पिट एंड फिशर सीलेंट। दोस्तों ये एप्लीकेशन के ऊपर बेस्ड है। अगर हमें पिट एंड फिशर सीलेंट के लिए जीआईसी को यूज़ करना है तो हमें कौन सा यूज़ करना होगा? टाइप 4, ऐसे ही है ये। टाइप 5 ल्यूटिंग फॉर ऑर्थोडोंटिक पर्पस। टाइप 6 कोर बिल्डअप मटेरियल। टाइप 7 हाई फ्लोराइड रिलीजिंग कमांड सेट। टाइप 8 एट्रोमेटिक रेस्टोरेटिव ट्रीटमेंट, इसे हम ART भी बोलते हैं। दोस्तों ये क्या होता है एट्रोमेटिक रेस्टोरेटिव ट्रीटमेंट? जब हमको मिनिमल डेंटल इक्विपमेंट्स के साथ जब हमको कुछ काम करना होता है डेंटल का, तो उसको हम बोलते हैं एट्रोमेटिक रेस्टोरेटिव ट्रीटमेंट। टाइप 9 पीडियाट्रिक ग्लास आइनोमर सीमेंट। जब आप 3rd ईयर में जाओगे, तब आप जो पीड़ों में जाओगे तो आप देखोगे जो आप बच्चों में कर रहे होगे ना रेस्टोरेटिव, तो आप हमेशा GIC ही करोगे, है ना। अब अदर टाइप यानी कि अकॉर्डिंग टू कंपोजिशन और मॉडिफिकेशन, कुछ मॉडिफिकेशन किए गए GIC में, कुछ कमी थी तो इसलिए मॉडिफिकेशन किए गए, तो उसके बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन है। तो जब हमने GIC में मेटल को रेनफोर्स्ड किया तो उसका नाम हमने रखा मेटल रेनफोर्स्ड GIC। इसके एग्जाम्पल मिरेकल मिक्स और किटेक सिल्वर। जब हमने इसमें रेजिन को मिक्स किया तो उसका नाम हमने रखा रेजिन मॉडिफाइड GIC। इसे शॉर्ट फॉर्म में हमने क्या बोला? RMGIC। एग्जाम्पल कॉम्पोमर। फूजी 7 और फूजी 9। दोस्तों ये क्या है? ये ब्रांड के नेम है ना। फूजी 7 जब हमने इसमें हाई फ्लोराइड रिलीज कर दिया तो इसे हमने बोल दिया फूजी 7, और फूजी 9 जब हमने इसकी स्ट्रेंथ बढ़ा दी तो इसे हमने बोल दिया फूजी 9। तो इसकी हाई स्ट्रेंथ होती है और फूजी 9 को हम यूज़ करते हैं ART में। अब डिस्पेंसिंग फॉर्म यानी कि ये मार्केट्स में किस तरह के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं? या तो ये पाउडर लिक्विड बॉटल्स में हो सकता है, प्री मेजर्ड कैप्सूल हो सकते हैं, लाइट क्योर्ड सिस्टम हो सकता है यानी कि ये लाइट से इतनी स्ट्रेंथ पाते हैं, और पाउडर प्लस डिस्टिल्ड वाटर की फॉर्म में भी ये हो सकते हैं। अब इसका कंपोजिशन देखो दोस्तों। अब GIC पाउडर को हम और क्या बोलते हैं? फ्लोरो एल्यूमिनोसिलिकेट गिलास, ये भी इसका दूसरा नाम है। अब देखो इसके कंपोनेंट के लिए सबसे पहले यहाँ पे अब निमोनिक देखो, सिली आर्टिस्ट कैन स्केच अमेजिंग आर्ट। तो सिलिका कितना होता है? 41.9, एल्यूमिना 28.6। दोस्तों इसको अब याद कर लेना, है ना, ये बिल्कुल आपको रटना ही है। अब इसमें देखो लिक्विड में दोस्तों मैंने कोई निमोनिक नहीं रखा है क्योंकि ये 3 ही है, इसको अब याद ही कर लेना। पॉली एक्रेलिक एसिड ये कोपॉलीमर होता है। टर्टरिक एसिड ये क्या करता है? इंक्रीज करता है वर्किंग टाइम एंड इंप्रूव करता है सेटिंग। वाटर हेल्प करता है इन आयन एक्सचेंज, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना इसे ग्लास आइनोमर क्यों बोला, क्योंकि ये टूथ के साथ कैसे बॉन्ड बनाता है? आयनिक, और उसी आयन एक्सचेंज में कौन हेल्प करता है? वाटर। अब इसका सेटिंग टाइम, टाइप 1 4.5 मिनट्स, टाइप 2 7 मिनट्स। दोस्तों ऐसे तो इसके 9 टाइप्स हमने पढ़े थे, लेकिन ये 2 इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए इन दोनों के आप सेटिंग टाइम को याद रखना, पहले वाले का 4.5 मिनट और दूसरे वाले का 7 मिनट। अब इसकी कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, जैसे कि इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है? 150 मेगापास्कल। टेंसाइल स्ट्रेंथ 6.6 मेगापास्कल। हार्डनेस कितनी होती है? 49 KHN। फ्रैक्चर टफनेस लोअर देन होती है कंपोजिट से। दोस्तों कंपोजिट्स इसलिए बनाए गए थे क्योंकि GIC सारा काम कर रहा था, है ना, ये एंटीरियर में भी लग जाते थे, कंपोजिट भी एंटीरियर में लगते हैं, लेकिन क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ इतनी नहीं थी, टफनेस इतनी नहीं थी, ये फ्रैक्चर हो जाता था, इसलिए कंपोजिट बने थे। और ये लिखा हुआ है कि अगर इसकी हम फ्रैक्चर टफनेस देखें तो वो लोअर होती है देन कंपोजिट्स। इसके हम सॉल्युबिलिटी की बात करें तो इनिशियल सॉल्युबिलिटी होती है 0.4% और फाइनल सेटिंग टेक्स अबाउट 24 आवर्स। एडहेजन ये बॉन्ड करता है केमिकली टू इनेमल एंड डेंटिन, बॉन्ड करता है टू इनेमल इज स्ट्रॉन्गर। एस्थेटिक में अगर देखा जाए तो ये लेस ट्रांसल्यूसेंट होता है देन कंपोजिट। तो सही मैंने बताया कंपोजिट को बनाया ही इसलिए गया क्योंकि जो कमी GIC में थी वो कमी कंपोजिट्स में नहीं है, इसलिए ये लेस ट्रांसल्यूसेंट होता है देन कंपोजिट से। सरफेस इज स्लाइटली रफ होती है GIC की। अगर हम बायोकम्पैटिबिलिटी देखें तो ये मे कॉज माइल्ड पल्पल इरिटेशन। दोस्तों हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि कैसा होता है बायोकम्पैटिबल, लेकिन मे कॉज कर सकता है माइल्ड पल्पल इरिटेशन।
यूज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइनर इन डीप कैविटीज़, है ना, क्योंकि अगर ये माइल्ड पल्पर इरिटेशन कॉज कर देगा तो उसी को बचाने के लिए क्या आप यूज़ कर सकते हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइनर्स को। कब, इन डीप कैविटीज़ में, क्योंकि डीप कैविटीज़ में पल्प पास में आ जाएगा इसीलिए, है ना। अब एंटी कैरियोजेनिक प्रॉपर्टी भी दिखाता है ये। अब एंटी कैरियोजेनिक प्रॉपर्टी कैसे दिखा रहा है ये, क्योंकि ये रिलीज करता है फ्लोराइड को कंटिन्यूसली, तो इसका ये मेन एडवांटेज है ना। हेल्प करता है प्रिवेंट सेकेंडरी कैरीज नहीं होने देगा। अब देखो दोस्तों इसका मैनिपुलेशन। अब मैनिपुलेशन करने के लिए सबसे पहले हमको टूथ सरफेस को प्रिपेयर करना होगा। अब टूथ सरफेस प्रिपेयर करने के लिए क्या करो, टूथ का जो सरफेस है ना उसको क्लीन करो सरफेस विद प्यूमिस। प्यूमिस यानी कोई सा भी अब्रेजिव एजेंट ले लो, उससे आप टूथ को पहले सरफेस को क्लियर कर दो। अब एक कंडीशन है, अब 10 to 15 सेकेंड तक उस पर एक एसिड लगाओ पॉली एक्रेलिक की। इससे होगा क्या, अभी जो हमने प्यूमिस से सरफेस को क्लीन किया है ना, क्लीन क्यों किया था, क्योंकि कुछ डेब्रीज है, कुछ कैलकुलस है, तो वो हट जाएगा। अब पॉलीएक्रेलिक एसिड क्यों लगाया, क्योंकि जो सरफेस है वो बिल्कुल स्मूथ हो चुकी है ना। अब पॉलीएक्रेलिक एसिड से क्या होगी, वो थोड़ी सी रफ हो जाएगी, रफ हो गई। अब उसके बाद क्या करो, उसको पानी से आप क्लीन कर दो, रिंस एंड कीप सरफेस मॉइस्ट। लेकिन ये ध्यान रखना कि जो सरफेस है ना उसे पूरी सूखने मत देना, थोड़ा सा उसको गीला ही रखना। उससे क्या होगा, अगर हल्की सी मॉइस्ट रहेगी तो जो जीआईसी की जो केमिकल बॉन्डिंग बनेगी, आयनिक बॉन्डिंग बनेगी टूथ स्ट्रक्चर के साथ, वो स्ट्रांग बनेगी। अगर वो पूरा सूख जाएगा तो इतने अच्छे से नहीं बन पाएगी उसकी बॉन्डिंग टूथ स्ट्रक्चर के साथ। अब हमको मिक्सिंग करनी है, तो मिक्सिंग मैनुअल भी हो सकती है और मैकेनिकल भी। मैनुअल करनी है तो वही यूज़ करो कूल गिलास स्लैब, मिक्स करो फॉर 45 सेकेंड्स तक। पाउडर लिक्विड रेशो हमें लेना है 3:1 और यूज़ कर सकते हो आप फोल्डिंग टेक्निक को, यानी कि फोल्ड करते हुए आप उसको मिक्स कर सकते हो। मैकेनिकल में कैप्सूल्स आती हैं, तो एक मशीन होती है जिसका नाम होता है एमलगमेटर, है ना, वो काफ़ी तेज़ी से वाइब्रेट करती है, उससे आप मिक्स इसको भी कर सकते हो कैप्सूल में। अब प्रोटेक्शन में हमें कुछ रखनी है ड्यूरिंग सेटिंग में। अब करना क्या है दोस्त, जैसे मैंने आपको बताया कि ये टीथ स्ट्रक्चर से काफ़ी अच्छे से बॉन्ड हो जाता है ना। अब मान लो हम रेस्टोरेशन कर रहे हैं 2/6 में, है ना, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट के फर्स्ट मोलर में। अब हमने उसमें लगाया तो गलती से क्या हुआ, 2/5 में भी लग जाएगा, हो सकता है 2/7 में भी लग जाए। तो क्या करो, आप यूज़ करो मैट्रिक्स को, मैट्रिक्स बैंड इस तरीके से लगा दो, तो क्या होगा, अगले दांत में वो चीज़ नहीं लगेगी। आफ्टर 5 मिनट्स रिमूव कर दो मैट्रिक्स को। कवर सरफेस, दोस्तों जो हमने रेस्टोरेशन कर दिया, अब उसके बाद सरफेस को कवर कर दो, या तो वार्निश से, वार्निश भी दोस्तों एक मटेरियल होता है ना, यानी कि हमने जीआईसी लगा दिया, अब उसके ऊपर एक लेयर लगा दो वार्निश की, या तो अनफिल्ड बॉन्डिंग एजेंट की, या फिर पेट्रोलियम जेली जैसे वेस्लिन होता है, तो उसको भी आप उसके ऊपर लगा सकते हो, ठीक है, ताकि जब पेशेंट अपना मुंह बंद करे तो ऐसा ना हो किसी और दांत में वो चीज़ लग जाए। तो इसको लगा दिया हमने। अब फिनिशिंग, यूज़ हैंड इंस्ट्रूमेंट फॉर फिनिशिंग, यानी कि उसको शेप देने के लिए हैंड इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर सकते हो, और फाइनल पॉलिशिंग आप कर सकते हो आफ्टर 24 आवर्स। तो दोस्तों ये हुआ हमारा पूरा जीआईसी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।